पिछले वीडियो में हमने देखा था कि डॉम क्या होता है। हमने समझा था कि क्लाइंट साइड पे सिक्योरिटी होनी चाहिए या सर्वर साइड पे। हमने देखा था कि कन्वेंशन वेब एप्लीकेशन और जो न्यू वेब एप्लीकेशन है, मॉडर्न वेब एप्लीकेशन जो कि मॉडर्न फ्रेमवर्क से बनती है, उसमें क्या फ़र्क होता है। हमने काफ़ी कुछ देखा था और आज के वीडियो में देखेंगे डॉम बेस्ड अटैक्स को हम समझेंगे, सोर्स क्या होता है, सिंक क्या होता है, काफ़ी डिटेल में समझेंगे। और हम देखेंगे डॉम बेस्ड एक्सेसेस और थोड़ा सा डिटेल में। तो ये उसका सेकंड पार्ट है। अगर आपने फर्स्ट पार्ट नहीं देखा वीडियो का तो ज़रूर देख लीजिए। और अगर ये वाला वीडियो पसंद आया तो उसको लाइक कर देना, नहीं पसंद डिसलाइक कर देना, कोई बात नहीं। चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन को प्रेस कर देना ऐसे वीडियोस की नोटिफिकेशन के लिए। अभी कुछ दिन पहले मैं एक कॉन्फ्रेंस पे गया था जिसका नाम है बी साइड्स नोएडा। तो वहाँ जाके मुझे ये समझ में आया कि लोग मुझे चेहरे से थोड़ा बहुत जानते तो हैं, बट मेरा रियल नेम नहीं जानते। तो इसलिए मैं आपको बताया, तो मेरा रियल नेम अनुज शर्मा है और आप देख रहे हैं एथिकल शर्मा जी। तो अब चलिए शुरू करते हैं। तो देखो, द ब्लाइंड सर्वर साइड, इसमें क्या होता है, देखो वैसे तो डॉम बेस्ड अटैक काफ़ी सारे होते हैं, लेकिन सबको अगर मैं समराइज़ करूँ तो सबको समराइज़ करने में ना इनसफिशिएंट वैलिडेशन, जो इनपुट वैलिडेशन है वो, और जो डेटा सैनिटाइजेशन है वो ही कॉमन होता है। ठीक है, वो नहीं हो रहा होता जब जावास्क्रिप्ट में यूज़ होने से पहले ये सारी चीज़ें नहीं हो रही होती। ठीक है, इस वजह से डॉम को ऑल्टर कर दिया जाता है, मैनिपुलेट हो जाता है। मॉडर्न एप्लीकेशन में क्या होता है कि जो डेवलपर होते हैं ना, वो ऐसे फंक्शन को इम्प्लीमेंट करते हैं जो कि डॉम को चेंज कर देते हैं, ऑल्टर कर देते हैं विदाउट मेकिंग एनी न्यू रिक्वेस्ट टू द सर्वर और एपीआई। देखो, ये थोड़ा-सा अच्छे से समझना, मैं समझाता हूँ। नए जो मॉडर्न वेब एप्लीकेशन होती है, हमने देखा था कि डॉम उसमें एक ही बार लोड होता है। जो सब्सिक्वेंट जो कॉल होती हैं, वो खाली डेटा मैनिपुलेट होता है, बट डॉम दोबारा से पूरा रीलोड नहीं होता। क्यों नहीं होता? अब समझते हैं एग्जांपल से। देखो, जैसे यूज़र क्लिक कर रहा है नेविगेशन पेन पे। नेविगेशन पेन क्या होता है? जो 3 हॉरिज़ॉन्टल लाइन होती है ना, जब इस पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे एक पूरी टैब खुल जाती है, राइट? खाली पूरा पेज चेंज नहीं होता, खाली यहाँ पे टैब खुल जाती है या उसमें कोई क्लिक करते हैं फंक्शनैलिटी पे तो वो खुल जाती है। तो नेविगेशन पेन होता है वो 3 हॉरिज़ॉन्टल लाइन वाला। तो जब उस पे यूज़र क्लिक करता है तो एक्चुअल में तो पूरा जो डेटा है वो लोड हो ही चुका है। तो डॉम दोबारा से पूरा रीलोड नहीं होगा, खाली उतना डेटा लोड हो जाएगा। समझना, जैसे यूज़र ने क्लिक करा नेविगेशन पेन पे, क्योंकि डेटा ऑलरेडी लोड हो चुका है, तो कोई नई रिक्वेस्ट नहीं जाएगी वेब सर्वर पे या एपीआई पे, क्योंकि डेटा ऑलरेडी लोड हो चुका है। एक और एग्जांपल से समझते हैं। मान लो कि आपका जो टेबल है, डेटा है, वो टेबल में ऑलरेडी लोड हो चुका है। ठीक है, अब आप उसको फ़िल्टर करने की कोशिश कर रहे हो। फ़िल्टर मतलब जैसे आप एक्सेल पे लगाते हो ना कि रो बाय फ़िल्टर लगा देते हो, बाय रो, या फिर कोई कॉलम से फ़िल्टर लगा रहे हो या किसी डेटा से लगा रहे हो, राइट? तो जब आप उस पे फ़िल्टर लगाते हो, तो क्योंकि रिज़ल्ट्स ऑलरेडी लोड हो चुके हैं, तो डॉम दोबारा से लोड नहीं होगा, क्योंकि कोई नई रिक्वेस्ट सर्वर पे, एपीआई पे नहीं जाएगी। डेटा ऑलरेडी रिड्यूस कर रहे हो बस आप। डेटा ऑलरेडी लोड हो चुका है, उसको आप रिड्यूस कर रहे हो, ठीक है? और रीलोड कर रहे हो डेटा को डॉम में। डॉम रीलोड नहीं हो रहा, ठीक है? तो इससे क्या होता है, क्योंकि नई रिक्वेस्ट एपीआई पे या वेब सर्वर पे नहीं जा रही, इसकी वजह से ये इश्यूज होते हैं जो कि होते हैं डॉम बेस्ड एक्सेसेस। क्यों होता है? क्योंकि सर्वर पे तो जा ही नहीं रहा। आपने मान लो सारी वैलिडेशन सर्वर साइड पे लगा रखी है, क्लाइंट साइड पे आपने वैलिडेशन नहीं लगा रखी। अब क्योंकि जब भी नई रिक्वेस्ट जा रही है तो डेटा तो जा ही नहीं रहा वहाँ पे, राइट? सर्वर पे आप वैलिडेशन लगा रहे हो नहीं लगा रहे हो वो तो इंपॉर्टेंट है ही, उसके साथ साथ क्लाइंट साइड पे वैलिडेशन होनी चाहिए। तो दोनों साइड आपको वैलिडेशन होनी चाहिए, ये आप समझ जाओ। अब बात करते हैं सोर्स और सिंक की। देखो, डॉम बेस्ड एक्सेसेस जब भी कोई समझाएगा ना, तो सोर्स और सिंक के बिना अगर वो समझा रहा तो अच्छे से नहीं समझा रहा। तो सोर्स और सिंक क्या होता है, समझाता हूँ। देखो, अब क्या है कि सारे डॉम बेस्ड अटैक स्टार्ट किससे होते हैं? अनट्रस्टेड यूजर इनपुट से। मतलब कोई ऐसा यूजर इनपुट डाल दिया, जावास्क्रिप्ट का पेलोड डाल दिया जो कि अनट्रस्टेड है, ठीक है? वो क्या करता है, जावास्क्रिप्ट से इंटरैक्ट करता है और डॉम को मॉडिफाई कर देता है। अनट्रस्टेड मतलब वैलिडेट नहीं हो रखा, सैनिटाइज नहीं हो रखा। तो ऐसे इश्यूज की डिटेक्शन के लिए इसको हम सोर्स और सिंक कहते हैं। तो सोर्स क्या है, देखो समझना, बहुत ध्यान से समझना। एक ऐसी लोकेशन जहां पे अनट्रस्टेड डेटा प्रोवाइड होता है। ऐसी लोकेशन जहां पे अनट्रस्टेड डेटा प्रोवाइड किया जाता है बाय द यूजर टू अ जावास्क्रिप्ट फंक्शन। जावास्क्रिप्ट फंक्शन सोर्स नहीं है, एक ऐसी लोकेशन है सोर्स। एक ऐसी लोकेशन है जहां पे आप डेटा को देते हो, यूजर अनट्रस्टेड इनपुट देता है, सोर्स। और जहां पे वो जाता है, यानी कि जावास्क्रिप्ट जहां पे डेटा वो जा रहा है और जावास्क्रिप्ट यूज कर रहा है डॉम को अपडेट करने के लिए, वो है सिंक। जैसे आपको मैं एग्जांपल देता हूँ, जैसे वॉश बेसिन होती है, राइट? उसमें ऊपर टैप लगा होता है, तो टैप से पानी गिर रहा है, वो टैप क्या हो गया, आपका सोर्स, ठीक है? जहां से वो आ रहा है पानी, और कहाँ जा रहा है, सिंक में। सिंक में जाता है ना पानी, टैप से जा रहा है। तो वो जो सिंक है वो, इसका आप सिंक समझ लो, और जो सोर्स है वो आप टैप समझ लो। समझ गए? जहां जा रहा है वो सिंक, जहां से आ रहा है वो सोर्स, ठीक है? तो अगर कोई सैनिटाइजेशन या वैलिडेशन नहीं है सोर्स और सिंक में, इसी वजह से डॉम बेस्ड अटैक होता है।
ठीक है, कोई ज़्यादा ये खतरनाक नहीं है, अगर आप इसको इस तरीके से समझोगे तो। फिर भी कोई डाउट हो तो कमेंट कर दिया करो, ठीक है। तो एग्जाम्पल में दिया है, जो हमने एग्जाम्पल देखे थे दो, उसमें सोर्स और सिंक के एग्जाम्पल समझते हैं। अब इस पर देखते हैं, यूजर फिल्टरिंग द रिजल्ट्स ऑफ अ टेबल, जो इनपुट प्रोवाइड किया गया टेक्स्ट बॉक्स में बाय द यूजर, रिजल्ट को फिल्टर करने के लिए जो इनपुट प्रोवाइड किया गया वो एक सोर्स है। और फिर जब जावास्क्रिप्ट फंक्शन चला और वो इंफॉर्मेशन लेके आया और उसको अपडेट करी, फिल्टर करा डेटा सेट को, वो है आपका सिंक। समझ गए एग्जाम्पल से? अब आप ऐसे देखो कि अगर ये लोकेशन डॉट हैश डॉट स्लाइस 1 है यहाँ पे गो टू में, ठीक है, गो टू इक्वल्स टू लोकेशन डॉट हैश डॉट स्लाइस, ये अपडेट कर रहा है। ये क्या कर रहा है, जो भी आप यूआरएल दे रहे हो वो एज इट इज हैश के बाद लगा दे रहा है। तो क्या करोगे, जो भी यूआरएल दोगे आप, वो उसको पहले अपडेट करेगा यूआरएल में और फिर उसके बाद रीडायरेक्ट कर देगा। तो अगर आपने attacker.com डाल दिया, अटैकर ने भी मैलिशियस वेबसाइट बनाई, तो उस पर रीडायरेक्ट भी कर देगा वो, ठीक है। वैसे तो क्वाइट अ टेम एग्जांपल है, ये बता रहा है, ठीक है। तो कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं। देखो, व्हाट डू वी कॉल द लोकेशन वेयर अनट्रस्टेड यूजर इनपुट मेड इट्स वे टू द डेटा पाइपलाइन, जहां से वो गया वो सोर्स, जहां जा रहा है, जहां पर रिफ्लेक्टेड बैक हुआ वो सिंक, ठीक है जी। अब देखते हैं थोड़ा डॉम बेस एक्सेसेस को और थोड़ा डिटेल में, ये वाया जे क्वेरी देखते हैं। देखो, जैसे ये कह रहा है हैश वैल्यू क्या है, इज अ सोर्स दैट वी हैव एक्सेस टू एंड वी कैन इंजेक्ट, जहां पे आप वैल्यू को चेंज कर सकते हो। बेसिकली जहां पे हैश है, क्योंकि यूआरएल में है, जहां पे आप चेंज कर सकते हो सोर्स है, और जहां पे वो रिफ्लेक्ट करेगा अल्टीमेटली डॉम मैनिपुलेट हो जाएगा, वो है सिंक, ठीक है। तो इस पर एग्जांपल दे रखा है HTTPS DL वेबसाइट, हैश के बाद इसने पूरा पेलोड लगा दिया है। अब इससे क्या होगा, बहुत ध्यान से समझना, इससे क्या होगा कि अगर आप ये ऐसा पेलोड दोगे तो आप एक्सेस तो कर रहे हो, पर वो तो आपकी ही मशीन पे हो रहा है। कई बार क्या होता है, मेरे एग्जांपल से भी, मतलब मेरे एक्सपीरियंस से भी, कि आप जो कर रहे हो ना एक्सेस तो अपनी ही मशीन पे कर रहे हो, उसका बेनिफिट नहीं है। आपको ये दिखाना होगा कि एक्सेस के जरिए आप और इम्पैक्ट क्या कर सकते हो, आप दूसरों की कुकीज कैसे स्टील कर सकते हो, डीफेस कैसे कर सकते हो वेबसाइट को, बहुत सारी चीजें हो सकती है एक्सेस से। खाली सिर्फ वो पॉपअप दिखाना ही अच्छी बात नहीं होती। एक अच्छा अटैकर उसको थोड़ा और इम्पैक्ट करता है, एक्सेस को वेपनाइज करता है। एक्सेस वेपनाइजेशन इज अ की टर्म दैट यू हैव टू लर्न, ठीक है। तो समझते हैं कि क्या होगा कि आपने एक यूआरएल बनाई, ठीक है, आई फ्रेम में कर दिया, आई फ्रेम में सोर्स करके, सोर्स उसमें एक रियल वेबसाइट दे दी वेबसाइट, ठीक है, जिसमें एक्सेस हम कर सकते हैं, उसमें लगा दिया ऑनलोड दिस डॉट सोर्स और फिर पेलोड लगा दिया। इससे क्या होगा, जब भी किसी भी यूआरएल जाएगी तब वो ट्रिगर करेगा, ठीक है, और उसके बाद जब हैश चेंज को ट्रिगर करेगा उसके बाद वो पेलोड एग्जीक्यूट होगा। तो वो थोड़ा सा बेटर है फिर भी, ठीक है। अगर आपको कंप्लीट लिस्ट ऑफ द अवेलेबल सिंक देखनी है तो आप इस पेज को विजिट कर सकते हैं। ये रहा डॉम बेस्ड एक्सेसेस, ये पोर्ट्सविगर का है। पोर्ट्सविगर आई एम श्योर आप जानते होंगे, नहीं जानते हो तो ज़रूर जान लो। इसमें दे रखा है, देखो HTML सिंक्स दे रखे हैं, जावास्क्रिप्ट एग्जीक्यूशन सिंक्स दे रखे हैं, काफ़ी सारा इसमें डेटा है, लैब्स है, बहुत कुछ कर सकते हो। अगर आपको करनी है और आपको लगता है आपको समझ नहीं आ रही तो मुझे रीच आउट करो ज़रूर और कमेंट भी कर देना। ये देखो कुछ वनरेबल सिंक है जो कि डॉम एक्सेसेस को लीड कर सकते हैं। जे क्वेरी के भी कुछ फंक्शन दे रखे हैं उन्होंने, ठीक है। तो ये लिंक है, मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप वहां से चेकआउट कर सकते हैं। अब एक की क्वेश्चन आता है कि डॉम बेस्ड एक्सेसेस और कन्वेंशनल एक्सेसेस में क्या फ़र्क है। ये इंटरव्यू में पूछते हैं, मैं भी पूछता हूँ, जब मैं इंटरव्यू लेता हूँ तो मैं भी ज़रूर पूछता हूँ ये वाला, क्योंकि काफ़ी लोग इसको नहीं बता पाते, काफ़ी लोगों को क्लैरिटी नहीं होती। डॉम बेस्ड एक्सेसेस का नाम सुन के ना थोड़ा सा वो पैरानॉइड हो जाते हैं। तो क्या डिफरेंस है, देखो, वैसे तो आपको दोनों को देखने में तो सेम ही लगेंगे, एग्जीक्यूटर में भी सेम ही लगेंगे, बट डिफरेंस क्या है कि सिंक कहाँ रिसाइड करता है। देखो, की डिफरेंस क्या है, कहाँ सिंक रिसाइड करता है। अगर देखो अनट्रस्टेड यूजर डेटा है जो कि ऑलरेडी इंजेक्ट हो चुका है सर्वर साइड पे, अनट्रस्टेड यूजर डेटा है ऑलरेडी सर्वर साइड पर, जो सिंक है उसमें इंजेक्ट हो चुका है और रिस्पॉन्स में आपका पेलोड आ रहा है, ठीक है। आपने डाला स्क्रिप्ट अलर्ट 1, स्क्रिप्ट क्लोज, स्क्रिप्ट टैग क्लोज, उस सर्वर साइड पे सिंक पे जो है उसमें वो ऑलरेडी इंजेक्ट हो चुका है और फिर उसके बाद वो रिस्पॉन्स में पेलोड आ रहा है आपका वापस, तो आपका कन्वेंशनल है, ठीक है, कन्वेंशनल एक्सेस है। लेकिन अगर डॉम एक बार लोड हो चुका है, डॉम एक बार लोड हो चुका है, क्योंकि मैंने आपको कहा ना मॉडर्न वेब एप्लीकेशन में पहली बार में लोड हो जाता है, तो डॉम आपका लोड हो चुका है, उसके बाद जब रिसीव करता है यूजर, रिसीव करता है अनट्रस्टेड यूजर डेटा, फिर उसके बाद वो जावास्क्रिप्ट के थ्रू लोड होता है और डॉम मैनिपुलेट होता है, तब वो डॉम बेस्ड है, समझे। सर्वर पे डेटा पहले ही चला गया, ठीक है, उसके बाद आपका जब रिस्पॉन्स आ रहा है उसमें वो पेलोड रिफ्लेक्ट हो रहा है, तो वो कन्वेंशनल एक्सेस हुई ना।
लेकिन आपका डॉम पहले लोड हो चुका है, उसके बाद उसको अनट्रस्टेड यूजर डेटा रिसीव होता है जावास्क्रिप्ट के थ्रू, जावास्क्रिप्ट फंक्शन के थ्रू, और फिर उसके बाद वो एग्जीक्यूट होता है, तो वो होती है डॉम बेस्ड। ठीक है, तो ये कह रहा है कि डिफरेंस एक्सप्लॉइटेशन में इतना नहीं है, लेकिन रेमेडिएशन में फर्क है। क्योंकि क्या है, जो पहले वाली है हमारी, मतलब कन्वेंशनल है, जो नॉर्मल होती है एक्सएसएस, उसमें सर्वर साइड एचटीएमएल एंटिटी एनकोडिंग आप यूज कर लोगे तो आप सॉल्व कर सकते हो प्रॉब्लम को। और भी बहुत सारी चीजें होती हैं एक्सएसएस के लिए, कंटेंट सिक्योरिटी पॉलिसी, सिक्योरिटी एड्रेस वगैरह बहुत सारे होते हैं, फ्लैग्स होते हैं। लेकिन आपका अगर सर्वर साइड एचटीएमएल एंटिटी कर दोगे तो आप फिक्स कर लोगे, ठीक है। लेकिन जो ये न्यू वाली है आपकी, ये जो डॉम बेस्ड एक्सएसएस है, ठीक है, न्यू मॉडर्न फ्रेमवर्क में जो ज्यादा पाई जाती है, उसमें आपका एग्जैक्ट जावास्क्रिप्ट फंक्शन है ना, उसके लिए डीपर इन्वेस्टिगेशन करनी पड़ेगी। कौन सा फंक्शन है जो ट्रिगर कर रहा है डॉम बेस्ड एक्सएसएस को, ठीक है, तो उसके लिए इन्वेस्टिगेशन करनी पड़ती है। तो अब समझ में आ गया। कोई भी इंटरव्यू में पूछेगा कि डॉम बेस्ड एक्सएसएस और रिफ्लेक्टेड एक्सएसएस मान लो, उनमें क्या फर्क है, तो आप बोलोगे द की डिफरेंट लाइज वेयर द सिंक रिसाइड्स, सिंक कहाँ पर है। तो व्हाट वाज द मोस्ट कॉमन सोर्स क्या है डॉम बेस्ड का, यूआरएल फ्रैगमेंट्स होता है। क्या कंट्रोल इंप्लीमेंट कर सकते हैं मॉडर्न ब्राउजर जिससे कि सोर्स को यूज ना करे, वो है यूआरएल एनकोडिंग। तो अब देखते हैं एक्सएसएस वेपनाइजेशन, जो कि मैं आपको बता रहा था कि एक्सएसएस को वेपनाइज करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। थोड़ा सा इसको समझ लेते हैं। तो सीधे सीधे हम केस स्टडी देखते हैं। देखो, जैसे मैंने आपको बताया कि आप इजीली अगर अलर्ट वन या अलर्ट एक्सएसएस पेलोड को चला रहे हो, उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, आपको थोड़ा सा इम्पैक्ट बताना चाहिए, ठीक है। तो कई बार क्या होता है कि एक प्रॉब्लम एक्सएसएस में तब आ जाती है जबकि एचटीटीपी ओनली फ्लैग है, मतलब हम डेटा को कुकीज के जरिए स्टील करने की कोशिश कर रहे हैं एक्सएसएस के जरिए, और एचटीटीपी ओनली फ्लैग लगा हुआ है सेट है। तो वो क्या कर देगा, वो जावास्क्रिप्ट को डिसअलाउ कर देगा ताकि कुकी की वैल्यू ना आए। इसीलिए हमें एक्सएसएस अगर मिल गया है तो उसको वेपनाइज करना बहुत जरूरी पड़ जाता है ऐसी सिचुएशन को टैकल करने के लिए, ठीक है। तो एक बहुत अच्छा आर्टिकल है एक्सएसएस वेपनाइजेशन का, इसका मैं लिंक दे दूंगा, ये गेटिंग रियल विद एक्सएसएस, ठीक है। ये आप पढ़ सकते हो, मतलब इसमें काफ़ी कुछ दिया हुआ है, ये मतलब अच्छा आर्टिकल है, आप इसको पढ़ सकते हो। मैं ज़्यादा बड़ा वीडियो हो जाएगा तो इसीलिए मैं भी नहीं बता रहा। अगर आपको चाहिए तो मैं एक्सप्लेन कर दूंगा, एक सेपरेट वीडियो बना भी सकता हूँ, ऐसी कोई बात नहीं है। तो अगर हमें एक्सएसएस को फुली वेपनाइज करना है तो हमें सबसे पहले पता होना चाहिए कि क्या क्या पावर है एक्सएसएस के पास, एक्सएसएस हम क्या क्या कर सकते हैं, ये हमें बहुत ज़रूरी है, ठीक है। तो क्या है कि हम एक स्टेज पेलोड भी यूज़ कर सकते हैं एक्सएसएस के जरिए। देखो, है ऐसा होता है, हम पूरे यूजर ब्राउजर, जो यूजर का जो ब्राउजर उसको पूरा कंट्रोल कर सकते हैं एक्सएसएस के जरिए। शायद आपको ये बातें पता ही नहीं होंगी, अगर पता तो बहुत अच्छी बात है, ठीक है। हम ऐसे वेब एप्लीकेशन को बिल्कुल कंट्रोल करना, मतलब यूजर के ब्राउजर, हम ऐसे वेब एप्लीकेशन को चेक कर सकते हैं, ऐसे देख सकते हैं जैसे वो यूजर देख रहा होगा, बिल्कुल एज इट इज वैसे ही, ठीक है। तो हमें पॉप कोई अलर्ट जो है उसको पॉप करना जरूरी नहीं है, हम वैसे भी कर सकते हैं यूजर की इंफॉर्मेशन, यूजर की कुकी को, ठीक है। हम ब्राउजर को इंस्ट्रक्ट कर सकते हैं यूजर के बिहाफ पे, मतलब पूरा कंट्रोल कर रहे हैं जैसे। इसीलिए एक्सएसएस काफी पावरफुल है, आपको इसका इम्पैक्ट और वेपनाइजेशन जरूर बताना चाहिए। तो अगर आपको एक्सएसएस पेज पे मिलता है और आपको लगता है कुछ ज़्यादा सेंसिटिव नहीं है, तो आप ब्राउजर से इंस्ट्रक्ट करके इंफॉर्मेशन रिकवर कर सकते हो, या फिर कोई सेंसिटिव इंफॉर्मेशन, सेंसिटिव पेजेस को भी आप और देख सकते हो, स्टेट चेंजिंग एक्शन कर सकते हो यूजर के बिहाफ पे, ठीक है। बस आपको ये समझना है एप्लीकेशन की फंक्शनैलिटी क्या है और एक्सएसएस पेलोड को उसी की तरह ट्विक कर दो, ठीक है जी। तो एक डॉम बेस्ड एक्सएसएस की देखो केस स्टडी है, ट्विटर पे हुई थी 2010 में, काफी पुराना है, अब ट्विटर को एक्स के नाम से जाना जाता है। उसमें एक डॉम बेस्ड एक्सएसएस वल्नरेबिलिटी थी। क्यों थी वो, यही था कि उसमें जो भी यूजर इनपुट था ना विंडोज डॉट लोकेशन ऑब्जेक्ट में, वो आप उसको कंट्रोल कर सकते थे। इसीलिए एक ऐसा सोर्स और सिंक बन रहा था जिसमें डेटा वैलिडेशन और सैनिटाइजेशन नहीं थी, ठीक है। तो ट्विटर के बाद हैश के बाद अगर हम ये लगाते थे तो चल जाता था। तो ये वैसे इतना कुछ बड़ा इशू नहीं था अगर हम ऐसे अलर्ट डॉक्यूमेंट और डोमेन कर रहे हैं, बट उसको ना इशू को वेपनाइज कर देता थ्रेट एक्टर में, ठीक है। एक्सएसएस वेपनाइजेशन जिसके बारे में भी बात करी थी, तो वो वेपनाइज कैसे करा था, ऑन माउस ओवर लगा के कर दिया था। एक वॉर्म बना दिया गया था एक्सएसएस के जरिए, वॉर्म बना दिया गया, कितना इंटरेस्टिंग है, जिससे बार बार रीट्वीट हो जाती थी और रीट्वीट होके नए यूजर तक फैल रहा था वो, समझ रहे हो, वॉर्म। तो और कई कई ऐसी वेबसाइट पर रीडायरेक्ट हो रहा था जिस पे नहीं करना चाहिए, जिसमें और मेलिशियस पेलोड थे, ऐसे कोई पॉपअप या फिर इंट्रूसिव बिहेवियर कर रहा था जो नहीं करने चाहिए, जिससे फिशिंग में भी यूज़ कर सकते हैं, पर्सनल इन्फॉर्मेशन गैदर करने के लिए यूज़ कर सकते हैं। तो काफ़ी थाउजेंड ऑफ यूजर इसमें अफेक्ट हुए थे और ये 2010 में था। और अगर इस बार ही अगर मान लो 2010 में इतने सोशल मीडिया यूजर फिर भी नहीं थे, अगर वो आज के समय में होगा तो बहुत ही ज़्यादा इम्पैक्ट बड़ा हो जाएगा, ठीक है। तो ये कुछ क्वेश्चन है, व्हाट फ्लैग प्रिवेंट जावास्क्रिप्ट फ्रॉम गेनिंग एक्सेस टू कुकी वैल्यूज, एचटीटीपी ओनली है,
कौन सा सिक्योरिटी कंट्रोल है जो कि एक्सेस को थोड़ा सा बचा सकता है, उसके इम्पैक्ट को कम कर सकता है, वेपनाइज करना और मुश्किल बना सकता है, हार्डर बना सकता है, वो है सीएसपी। तो अगले वीडियो में हम करेंगे कंप्लीट डॉम एक्सेस का प्रैक्टिकल, बहुत अच्छे से समझेंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो उसको ज़रूर लाइक कर देना, शेयर कर दिया करो यार दोस्तों के साथ। और जो हमारा गोल होता है वो आप पूरा कर ही देते हो 100 लाइक्स का, तो इस वीडियो में भी हम 100 लाइक्स का टारगेट सेट करते हैं। तो ज़रूर इसको लाइक कर देना, शेयर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन को प्रेस कर देना। तब तक के लिए नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं हम, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड, कीप लर्निंग, बाय बाय।